कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। हम लोग माइक्रो टीचिंग को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में 5 माइक्रो टीचिंग स्किल्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग स्किल को डिस्कस करेंगे, जिसे दृष्टांत कौशल या स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन कहते हैं। तो इस स्किल को डिस्कस करने से पहले आप लोग अपनी कॉपी पे एंट्रीज कर लीजिए, जिसमें से सबसे पहले आप डालेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 6, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 6। उसके बाद दृष्टांत कौशल या स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेंगे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे, जिसमें से डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करी थी, वैसे ही कर लेंगे। मैं यहाँ पर फिलअप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लीजिएगा। स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इलस्ट्रेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है उदाहरण। तो स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन में हम बच्चों के सामने किसी भी टॉपिक को उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, समझाएंगे, क्लियर करेंगे। तो स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन में मुख्यतः हम उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, उस टॉपिक को इजी टू अंडरस्टैंड बनाएंगे, उस टॉपिक को हम बोधगम्य बनाएंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब इलस्ट्रेशन, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन में हम इलस्ट्रेशन 2 तरीके का यूज करेंगे। पहला जो हम यूज करेंगे वो है ओरल इलस्ट्रेशन, यानी मौखिक दृष्टांत, यानी ओरली हम बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे। जो दूसरा है वो विजुअल इलस्ट्रेशन, मीन्स दृश्य दृष्टांत। ठीक है, तो हम बच्चों को चार्ट, मॉडल और भी जो भी एक्सपेरिमेंटल टीचिंग लर्निंग एड होंगे, उनके थ्रू हम बच्चों को टॉपिक क्लियर करेंगे, समझाएंगे, ताकि हमारा टॉपिक इजी टू अंडरस्टैंड या बच्चे उसे सरलता से समझ सके। तो दृष्टांत कौशल में मुख्यतः हम लोग उदाहरणों के माध्यम से, जिसमें 2 तरीके के उदाहरणों का हम प्रयोग करेंगे, एक तो मौखिक और दूसरा विजुअल यानी दृश्य सामग्री के थ्रू, या ऐसी टीचिंग लर्निंग एड्स जिसमें बच्चे एक्सपेरिमेंटली या उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सके, या उसे मतलब मूर्त रूप में स्वीकार कर सके, मूर्त रूप में देख करके उसको उससे समझ सके। तो चलिए स्किल को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले हम ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं कि इस स्किल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये स्किल आप में किन गुणों का विकास करना चाहती है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1, छात्राध्यापक में विषय वस्तु के अनुरूप उदाहरणों तथा सहायक उपकरणों के चयन में दक्षता प्रदान करना। छात्राध्यापक में, ठीक है, विषय वस्तु के अनुरूप, जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल्स का चयन कर सकें, यानी एग्जाम्पल्स को सेलेक्ट कर सकें, और किस टीचिंग लर्निंग एड्स के थ्रू, यानी शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। यानी जब भी आप एग्जाम्पल दे रहे होंगे या किसी टीचिंग लर्निंग एड का यूज कर रहे होंगे, तो उसके सिलेक्शन में आपको दक्षता प्रदान करना कि आप उसका सिलेक्शन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल का सिलेक्शन कर सके और सबसे बेस्ट टीचिंग लर्निंग एड का सिलेक्शन कर सके। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, किसके अकॉर्डिंग? अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। द सेकेंड इज, छात्राध्यापक में शैक्षिक तकनीकी से संबंधित उपकरणों के उपयोग में दक्षता प्रदान करना। तो जिसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने यहां पर कहा कि टीचिंग लर्निंग का जो एप्रोप्रिएट, जो सबसे सटीक टीचिंग लर्निंग एड होगा उसका हम चयन करने में आपको दक्षता प्रदान करना। दूसरा कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी से संबंधित उपकरण, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या यूज होते हैं, या जो भी उपकरण यूज होते हैं, उनका हम सिलेक्शन कर सकें। जैसे OHP है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, चार्ट है, मॉडल है, जो कुछ भी है, जो सबसे एप्रोप्रिएट, मतलब हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग जो सबसे बेहतरीन
टीचिंग लर्निंग एड होगा, हम उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जितने भी उपकरण यूज होते हैं, मैंने बताया लाइक OHP हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, ये सभी चीजें, इन सब के उपयोग में, इनके उपयोग से भी आप अपने टॉपिक को बच्चों के सामने प्रभावी तरीके से इफेक्टिवली जो है प्रेजेंट कर सकें। इसमें आप लोगों को दक्ष बनाना कि आप टीचिंग लर्निंग एड्स में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जो भी मशीनरीज यूज होती हैं, उनको भी यूज करने में आपको दक्ष बनाना। द थर्ड इज छात्राध्यापक में उदाहरणों को विषय वस्तु से जोड़ने की दक्षता प्रदान करना। तो जो भी हम एग्जाम्पल्स लेंगे और जो हमारा टॉपिक होगा उनके बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा टॉपिक कुछ और है, हम एग्जाम्पल्स कुछ और ले रहे हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये स्किल आप लोगों में जो एग्जाम्पल्स हैं और जो आपका टॉपिक है उसमें कनेक्टिविटी आप स्थापित कर सके, इस एबिलिटी को डेवलप करना। द फोर्थ इज छात्राध्यापक में उदाहरणों तथा सहायक उपकरणों। तो जो भी आप एग्जाम्पल्स ले रहे हैं या टीचिंग लर्निंग एड्स के थ्रू अपने टॉपिक को क्लियर करना चाह रहे हैं, तो उसके द्वारा जो हमारे टिपिकल स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है, जो भी घटनाएं होंगी या दुर्बोध कथन होंगे, दुर्बोध का मतलब जिसे बच्चे आसानी से समझ ना सके, ठीक है, तो हम उचित उदाहरणों और टीचिंग लर्निंग एड्स के थ्रू जो टिपिकल पार्ट है लेसन का या जो टिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आसानी से समझा सके, लिखा हुआ है, उनको रोचक तरीके से, सजीव तरीके से, उन्हें ऐसा लगे कि मैंने कहा ना एक्सपेरिमेंटल मीडियम से भी हम उनको बच्चों को समझा सके। ऐसे उपकरणों का भी हम यूज करेंगे और ताकि जो हम जिस टॉपिक को क्लियर करना चाह रहे हैं वो बोधगम्य हो, मींस इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है उसका मतलब ये है कि हम जिस भी एग्जाम्पल का यूज कर रहे हैं और जिस भी टीचिंग लर्निंग एड का यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से हम जो टिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं टॉपिक के या लेसन के, उनको हम इतने अच्छे तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करें, किसके थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू या टीचिंग लर्निंग एड्स के थ्रू, ताकि वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आसानी से सेटअप हो सके। तो ये हमारे बेसिक से ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। कंपोनेंट्स हैं सरल उदाहरण, जो हमारे एग्जाम्पल्स हों वो इजी हो, आसान हो, ताकि बच्चे उन्हें समझ सके। नंबर 2, प्रासंगिक उदाहरण। प्रासंगिक का मतलब जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं या जिस प्रसंग को हम वहां पर, मतलब जिस भी कॉन्सेप्ट को हम वहां पर पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। रोचक उदाहरण मतलब बच्चों में क्यूरियोसिटी बनी रहे, उनको मतलब सीखने में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना उसमें उनको इंटरेस्ट आना चाहिए, इसलिए हम जो भी एग्जाम्पल्स लेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए। उदाहरणों की व्याख्या का समुचित माध्यम, ठीक है, तो हम जो भी उदाहरण ले रहे हैं तो क्या हम उनके मतलब जो उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, क्या समुचित माध्यम मीन्स टीचिंग लर्निंग एड का यूज कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं, जिस भी मीडियम का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि उदाहरणों को जब हम प्रस्तुत कर रहे होंगे, उनकी व्याख्या कर रहे हैं, तो उनको हम किस माध्यम से कर रहे हैं, तो सबसे अप्रोप्रिएट मीडियम का यूज करेंगे, लाइक बोर्ड हो गया, चार्ट पेपर हो गया, या हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मशीनरीज या इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, लाइक OHP वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो समुचित माध्यम वो हो गए। उदाहरण में आगमन, निगमन, उपागम का प्रयोग करना। अब ये दो शब्द आप लोगों के लिए नए हैं, ठीक है। एक तो हो गया आगमन, एक हो गया निगमन। देखिए किसी भी विषय को पढ़ने में ये जो दो विधियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगमन विधि, आगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले उदाहरण बताते हैं फिर नियम बताते हैं। क्लियर? सीटेट में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगमन विधि में जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स को बताते हैं, फिर जनरलाइज करके हम रूल्स बताते हैं। और निगमन विधि में क्या करते हैं, इसी का अपोजिट, सबसे पहले हम नियम बताते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स देते हैं, उदाहरण, ठीक है। इंडक्टिव मेथड,
डिडक्टिव मेथड। दो मेथड हैं, ठीक है। आगमन विधि में पहले उदाहरण देन नियम, निगमन विधि में पहले नियम फिर उदाहरण, ठीक है। एग्जाम्पल्स रूल्स, रूल्स एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब मैथ, सोशल साइंस या साइंस, इसमें हम निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे, मैथ को हम पढ़ते हैं, साइंस को पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, सोशल साइंस को पढ़ते हैं, इनको हम निगमन विधि की सहायता से पढ़ते हैं, ठीक है। निगमन विधि में पहले हम बच्चों को रूल्स बताएंगे, ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे आते हैं। आप लोग डाल लीजिएगा प्रेजेंटेशन। तो प्रस्तुतिकरण में हम लोग फिर वैसे ही टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, ओके। टेबल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सीरियल नंबर डालते हैं, आप लोगों को पता है, क्रम संख्या, सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्राध्यापक क्रियाएं। दूसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे छात्र क्रियाएं। तीसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे कंपोनेंट्स का, ठीक है। सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल्स एक्टिविटी, कंपोनेंट्स, ये हमारे कॉलम्स बन गए। अब प्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि व्याख्या कौशल यानी एक्सप्लेनेशन स्किल्स के साथ साथ भी हम हमारा ये स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन चलती रहती है। वहां पर भी हम जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तब भी हम वहां पर एग्जाम्पल्स बच्चों को दे देते हैं, चार्ट दिखा देते हैं, मॉडल्स का यूज कर लेते हैं। तो कभी कभी ये स्किल जो है वहां पर मर्ज होती, कभी कभी क्या इवन 99% वो वहां पर मर्ज ही हो जाती है जाकर के, क्योंकि वहां पर भी हम एक्सप्लेन करते समय जो है चार्ट पेपर का यूज कर लेते हैं और मॉडल का यूज कर लेते हैं या ओरल बच्चों को एग्जाम्पल दे देते हैं। तो वहां पर भी ये स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन चलती रहती है। तो यहाँ पर हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैथ्स को डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने, देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं एक ही टॉपिक को इसलिए लेके चल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, तो आप लोगों को बेसिकली समझना है कि उसमें होता क्या है। तो आप लोग टॉपिक में वेरिएशन रखिएगा, टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। सेम टॉपिक को रखेंगे तो आप मतलब किसी भी स्किल को अच्छे से ना तो समझ पाएंगे और जो उसका मतलब आउटकम आना है, ठीक है, वो नहीं आ पाएगा। इसलिए टॉपिक में आप वेरिएशन रखिएगा, टॉपिक को कॉपी कतई नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम सर्किल पढ़ रहे थे, तो अभी आपको मैंने बताया कि हम निगमन विधि के माध्यम से इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैथ से हो या साइंस हो वो निगमन, ठीक है, डिडक्टिव मेथड के थ्रू हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बच्चों को रूल्स बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम एक जनरल सा क्वेश्चन बच्चों से कर लेते हैं। जैसे हमने बच्चों से क्वेश्चन कर लिया कि चूंकि हम पढ़ा चुके हैं बच्चों को, तो परिधि किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं।
ये हमने बच्चों से क्वेश्चन कर लिया क्योंकि उन लोगों ने वो चीज पढ़ रखी है। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लीजिएगा, लेकिन आपके पास उस तरह का एक एग्जाम्पल्स आपके पास होना चाहिए कि आगे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अभी समझ में आएगा। तो बच्चे ने यहाँ उत्तर दे दिया कि निश्चित बिंदु के परितः एक निश्चित बिंदु के परितः निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ को मिलाने पर जो भी मतलब हमें एक बिंदुपथ प्राप्त होता है वो परिधि कहलाता है। तो यहाँ पर बच्चे सिंपल सा आंसर दे देंगे। आप लोगों को पता है मैं लिखूंगा नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, मतलब लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम परिधि की डेफिनेशन लिख देंगे कि निश्चित बिंदु के परितः निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं की श्रृंखला को मिलाने वाले बिंदुपथ को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने इसका आंसर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम दूसरा क्वेश्चन यहां से लेते हैं। कैसे लेंगे? तो दूसरा क्वेश्चन लेने से पहले हम बच्चों से अब एक उदाहरण सेट करते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, जैसे श्याम पट्ट पर एक वृत्ताकार आकृति बनाकर, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, हम बोर्ड का यूज करेंगे। अभी मैंने वहां पर किया था कि समुचित माध्यम का प्रयोग, तो हम बोर्ड का यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कि श्याम पट्ट पर एक वृत्ताकार आकृति बनाकर। तो हमने श्याम पट्ट पर एक आकृति वहां पर बना दी, क्योंकि वहां पर ये सब तो प्रेजेंटेशन करना नहीं होता है, वहां पर हम पढ़ा रहे होंगे। तो श्याम पट्ट पर एक आकृति बनाकर, तो श्याम पट्ट पर हमने एक आकृति बना दी और बच्चों से हमने ये पूछा कि सपोज ये आकृति हमने वहां पर बनाई, एक हम आपको बता रहे हैं, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको भी आप ब्रैकेट में ही कर लीजिएगा। तो हमने बच्चों से कहा कि बच्चों ये एक वृत्ताकार मैदान है, ये एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, तो वृत्ताकार मैदान में ये केंद्र है। ठीक है, तो वृत्ताकार मैदान की जो परिधि है उसकी केंद्र से दूरी जो है वो 7 मीटर है, सपोज दैट। ठीक है, 21 मीटर मान लीजिए, 21 मीटर है। ठीक है, तो हमने पहले लिखा कि श्याम पट्ट पर एक वृत्ताकार आकृति बनाकर, तो हमने यहीं पर प्रेजेंट कर दिया कि एक वृत्ताकार आकृति हमने बना दी और बच्चों के सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि बच्चों ये एक वृत्ताकार जो है मैदान है। ठीक है, और केंद्र से इसकी परिधि की दूरी जो है वो 21 मीटर है। कितनी है? 21 मीटर है। अब इस मैदान के चारों ओर बाउंड्री वॉल, मतलब इस मैदान के चारों ओर जो ये बाउंड्री है, ये परिधि है, इसके चारों ओर रस्सी की बाउंड्री बनाने में कितनी रस्सी लगेगी? ठीक है, क्वेश्चन को हम स्पष्ट करेंगे कि यह एक वृत्ताकार मैदान है जिसमें उसके केंद्र से परिधि की दूरी 21 मीटर है। इसके चारों ओर एक रस्सी की बाउंड्री बनाने में कितने मीटर रस्सी लगेगी? ठीक है, तो हमने बच्चों से ये क्वेश्चन कर लिया, यहीं पर हम लिखेंगे, ये सब उसी का फिगर है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे वृत्ताकार मैदान में रस्सी की बाउंड्री बनाने में कितनी रस्सी लगेगी? ठीक है, हमने ये बच्चों से क्वेश्चन कर लिया जब लगेगी, जबकि केंद्र से
परिधि की दूरी 21 मीटर है। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। देखिए ये इलस्ट्रेशन ही है, उदाहरण है। हमने परिधि पढ़ाया और परिधि को उदाहरण के माध्यम से हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो हमने बोर्ड पर एक फिगर बना दिया, ठीक है, फिगर बना दिया, बच्चों से कह दिया कि एक वृत्ताकार मैदान है जिसमें केंद्र से परिधि की दूरी 21 मीटर है। तो परिधि के चारों ओर रोप की यानी रस्सी की बाउंड्री बनाने में कुल कितनी रस्सी लगेगी। ठीक है, बच्चों ने क्या किया, इधर बच्चों ने इसका रिस्पॉन्स किया। तो बच्चों ने क्या किया कि परिधि बराबर, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, ठीक है, देन 22/7 इंटू r। r का मतलब हो गया, त्रिज्या दी हुई है 21, 7 3 जा 21, ठीक है, और 44 इंटू 3 कितना हो गया, 132 मीटर, ठीक है। तो 132 मीटर रस्सी लगी उसके चारों ओर एक बाउंड्री को बनाने में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन हो गया। हमने उदाहरण के माध्यम से देखिए कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दिया कि परिधि वास्तव में होती क्या है। किसी की आकृति के चारों ओर, ठीक है, जितनी भी रस्सी लग रही है वही उसकी क्या है, परिधि है। जितना तार लगेगा वही उसकी परिधि है। तार की बाउंड्री खींचने में जितना तार लगेगा वही उसकी परिधि है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हमने बच्चों को समझा दिया कि कितनी रस्सी लगेगी, 132 मीटर रस्सी लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, मैथ्स का हो गया, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसी में हम लोग दूसरा एक दो पॉइंट्स कर लिए, एक दो पॉइंट और कर लेते हैं, ठीक है। एक दो पॉइंट हम लोग और कर लेते हैं। दो पॉइंट हम लोगों ने कर लिया था, दूसरा पॉइंट कर लेते हैं। क्षेत्रफल पर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बच्चों से क्वेश्चन कर लिया कि क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बच्चों को पता है कि परिधि के अंदर का संपूर्ण स्थान उस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। परिधि के अंदर का संपूर्ण स्थान, जो पूरा का पूरा स्पेस होगा, वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो यहां पर बच्चे इसका आंसर दे देंगे कि वृत्त की परिधि के अंदर स्थित संपूर्ण या पूरा स्थान वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला πr² होता है, ठीक है। तो ये बच्चे यहां पर इसका आंसर दे देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहां पर थर्ड नंबर पे आ गए, तो फिर यहां पर वही ब्लैक पेन से लिखेंगे, श्याम पट्ट पर वृत्ताकार खेत का चित्र बनाकर, ठीक है। एक वृत्ताकार हमने वहां पर चित्र बना दिया। ये सब ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये तो ब्लू पेन से लिखेंगे, लेकिन जितना ब्रैकेट के अंदर है वो ब्लैक पेन से लिखेंगे। फिगर भी एक वृत्ताकार चित्र बना दिया। तो अब फिर हम यहाँ पर एक मेजरमेंट सेम रख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैलकुलेशन में आसानी होगी, आप कुछ भी रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने बच्चों के सामने रख दिया। मैंने कहा था कि रोचक होने चाहिए उदाहरण। तो ये एक वृत्ताकार घास का मैदान है। चलिए इसको लिख लेते हैं कि वृत्ताकार घास का मैदान। चलिए वृत्ताकार मैदान ही था, वृत्ताकार मैदान, ठीक है।
तो हम ये बच्चों से कहेंगे कि बच्चों ये एक वृत्ताकार घास का मैदान है, ठीक है, जिसके केंद्र में हमने एक खूंटा गाड़ दिया है, ठीक है, एक हमने पिलर रख दिया है सेंटर पे, और उस पर हमने वहां से एक रस्सी बांध दी है। रस्सी की लंबाई जो है वो 21 मीटर है। कितनी है भाई? 21 मीटर है। तो जो 21 मीटर है, तो उस रस्सी से हमने एक गाय को बांध दिया है, तो वो गाय कितने क्षेत्रफल की घास को चर लेगी? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। श्याम पट्ट पर एक वृत्ताकार मैदान का हमने चित्र बना दिया और बच्चों से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि बच्चों ये एक वृत्ताकार घास का मैदान है, ठीक है, इसके केंद्र में एक पिलर से हमने एक गाय को बांध दिया है, और गाय को जो हमने बांधा है उसकी मतलब जिस पिलर से हमने बांधा है उस रस्सी की लंबाई 21 मीटर है। तो गाय जो है कितने एरिया की घास को चर के खत्म कर लेगी? ठीक है, ग्रेजिंग कितने एरिया की घास को ग्रेजिंग कर लेगी, चर लेगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पूछ लिया बच्चों से। तो यहां पर हम क्वेश्चन भी लिखेंगे भाई, ठीक है, केंद्र से, केंद्र ही में ही तो है, केंद्र से 21 मीटर लंबी रस्सी से बंधी गाय कुल कितने क्षेत्रफल की घास को चर पाएगी? ठीक है, ये हमने बच्चों से क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इसी के सराउंडिंग में, क्योंकि 21 मीटर रस्सी की लंबाई तो घटेगी बढ़ेगी नहीं, तो वो गोल गोल मतलब परिधि के अंदर ही रह करके वो सारी घास को खत्म करेगी। तो इसका मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, कुल कितने एरिया की घास को वो चर करके खत्म कर लेगी, इसका मतलब ये वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पर बच्चे बताएंगे कि क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7। आर कितना है? आर मैंने 21 रखा हुआ, तो 21 इंटू 21 हो जाएगा 7 3 जा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख लेंगे और नीचे लिख देंगे कि मतलब जो भी आंसर आएगा वहां पर लिख देंगे कि गाय, जो भी आंसर आएगा यहां पर लिख देंगे क्षेत्रफल की घास चर पाएगी। ठीक है, तो ये हम कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा मैथ्स का स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। देखिए, हमने उदाहरण के माध्यम से बच्चों में एक जो सरकमफेरेंस होती है उसका कॉन्सेप्ट यानी परिधि का कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया। पहले हमने रूल बताया, रूल का मतलब परिधि बताई, परिधि के बाद उदाहरण बताया, यानी डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। यहाँ पर भी मैंने वही किया, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाया, तो बच्चों को क्षेत्रफल के बारे में पहले हमने बताया रूल्स के थ्रू, यानी नियमन किया उनका। ठीक है, बच्चों को डिफाइन किया, फिर हमने एग्जाम्पल्स दिया, तो ये भी डिडक्टिव मेथड्स के थ्रू हमने पढ़ा दिया। ठीक है, तो जो पहला एग्जाम्पल है सरल उदाहरण है, तो अभी हमने एग्जाम्पल का यूज नहीं किया है। जो हम एग्जाम्पल का यूज कर रहे हैं, तो देखिए एग्जाम्पल कंपोनेंट्स 1 नंबर लगा देंगे। ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं वो 1 नंबर, जिसमें से कंपोनेंट था हमारा सरल उदाहरण, पहला कंपोनेंट था। देख लेंगे, एक ही बार लगा के बताएंगे, उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। उदाहरण जो हमारा था सरल था, उदाहरण हमारा प्रसंग के अनुकूल था, जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उसके अनुकूल था, तो 2 नंबर। ठीक है, इसके सामने लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट किया है। ठीक है, उदाहरण रोचक भी था, 3 नंबर लगाएंगे। और समुचित माध्यम का प्रयोग हमने इसका बोर्ड का ही यूज किया है, कोई और चीज का यूज नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर ये ना लगाएंगे क्योंकि कोई स्पेसिफिक नहीं, बोर्ड तो एक जनरल सा टीचिंग लर्निंग एड है, तो वो नहीं लगाएंगे। और उदाहरण में निगमन उपागम का प्रयोग किया हमने, निगमन उपागम का यहाँ पर उपयोग किया है, तो 5 नंबर ही लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे ये कंपोनेंट्स भी हो गए। तो ये मैथ्स का था। मैथ्स में स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन में क्या होना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग साइंस का डिस्कस करेंगे।
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस का। बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, अब आप समझ गए होंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में हम साइंस में हम लोग लाइट पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हम बच्चों से क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने कहा पहले हम रूल्स बताएंगे या उनको थ्योरी का पार्ट बताएंगे, तब हम एग्जांपल्स बताएंगे। तो वैसे ही हम बच्चों से नॉर्मल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि परावर्तन क्या है। परावर्तन क्या है? ठीक, बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने यहाँ पर उत्तर दिया। मैं आंसर पूरा यहाँ पर नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रकाश की किरण किसी समतल पॉलिश युक्त सतह पर पड़कर वापस लौटना, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने आंसर दे दिया। अब उसके बाद जो दूसरा है, तो हम यहाँ पर करेंगे, हम बच्चों के सामने वहां पर एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? एक मिरर ले लेंगे, दर्पण ले लेंगे, शीशा ले लेंगे और शीशे पर टॉर्च मारेंगे, टॉर्च की रोशनी मारेंगे या सामने बल्ब होगा उसकी तरफ दिखाएंगे, तो शीशे का जो एक इमेज है वो सामने वॉल पर बनेगा। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर हम लोग जो टीचिंग लर्निंग एड का यूज कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं, तो बच्चे समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन क्या है। तो सेम वहीं पर करेंगे यहाँ पर कि दर्पण पर प्रकाश, दर्पण पर प्रकाश पड़ने पर दीवार पर दर्पण का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कह सकते हैं या लाइट का रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि जब दर्पण पर प्रकाश पड़ता है और दर्पण का मुख दीवार की ओर होता है, तो क्या होता है? ठीक है, एक सिंपल सा हमने क्वेश्चन कर लिया कि इसको हम करके भी दिखा सकते हैं बच्चों के सामने। यहां पे लिख देंगे प्रत्यक्ष दिखाकर। यहाँ पर हमने ब्लैक पेन से आप लिख देंगे। हमने उनको बच्चों को डायरेक्टली मतलब बच्चों के सामने ये करके भी दिखा दिया है कि बच्चों से हम क्वेश्चन करेंगे या उनको दिखाएंगे। तो अगर आप ओरल इलस्ट्रेशन दे रहे हैं तो पूछ लीजिए, अगर आप जो विजुअल इलस्ट्रेशन देना चाहते हैं तो एक अपने दर्पण लेके जाइएगा टीचिंग लर्निंग एड के पर्पज से, और बच्चों के सामने क्योंकि ट्यूबलाइट जल रही होगी, कुछ भी जल रहा होगा, तो उसके सामने करेंगे। तो जो इसका रिफ्लेक्शन होगा, ग्लास का जो मतलब जो मिरर जो आपका दर्पण होगा, ठीक है, मिरर होगा, उसका रिफ्लेक्शन आपको वॉल पर दिखाई पड़ेगा। तो हम बच्चों के सामने जैसे इस तरह से करेंगे कि इसका रिफ्लेक्शन बच्चों बताइए कि ये जो आपको दीवार पर दिख रहा है ये किसके कारण दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे हमने किया कि जब दर्पण पर प्रकाश पड़ता है और दर्पण का मुख दीवार की ओर होता है तो क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे दीवार पर एक चमक, शीशे की चमक आती है ना। तो यहाँ पर बच्चे उदाहरण दे देंगे, उत्तर दे देंगे कि पूरे सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखेंगे आप लोग। हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप कंप्लीट सेंटेंस में ही लिखेंगे। दीवार पर, ठीक है, दर्पण की चमक, शीशा भी बोल सकते हैं, ठीक है,
दीवार पर दर्पण की चमक दिखाई देती है। ठीक है, दीवार पर दर्पण की चमक दिखाई देती है। बच्चों ने ये आंसर दे दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थर्ड नंबर करेंगे। देखिए हमने इलस्ट्रेशन कर लिया है, हमने बच्चों को रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल दिखा दिया है। कैसे दिखा दिया है? हम दर्पण लेके गए, उस पर लाइट पड़ी, उसका रिफ्लेक्शन बच्चों को वॉल पर दिखा। तो हम यहाँ पर करेंगे कि यह चमक दीवार पर दर्पण की चमक, दीवार पर दर्पण की चमक किस क्रिया के कारण, किस क्रिया के कारण दिखाई दी। ठीक है, दिखाई दी। तो हमने बच्चों से क्वेश्चन कर लिया कि दीवार पे जो दर्पण की जो चमक है वो किसके कारण दिखाई दी। तो बच्चे बताएंगे इसके कारण प्रकाश दर्पण पर पड़ा और रिफ्लेक्ट होकर के दीवार पर हमें वो इमेज दिखी। तो ये हम लिख देंगे परावर्तन के कारण। ठीक है, तो हमने एक ये एग्जाम्पल बच्चों के सामने करके उनको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। ठीक है, तो उन्हें क्या हो गया कि परावर्तन अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बच्चों को और भी चीजें बता देंगे यहीं पर, इसी के साथ साथ ये हमारा यहाँ पर ये हमने एक परावर्तन का एक इलस्ट्रेशन दे दिया, एक उदाहरण दे दिया। अब हम बच्चों को ये भी बताएंगे कि जब हम दर्पण पे अपनी इमेज देखते हैं, जो हम दर्पण पर हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, हमारी शक्ल दिखाई पड़ती है, वो भी किसके कारण दिखाई पड़ती है? परावर्तन के कारण। एक तो आपने विजुअल इलस्ट्रेशन दे दिया, ठीक है, अब आप एक इनको वर्बल इलस्ट्रेशन भी दे दीजिए, ओरल इलस्ट्रेशन भी दे दीजिए। कैसे? कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, वो भी परावर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। नदी, तालाब, झील में जो पेड़ पौधों के प्रतिबिंब बन जाते हैं, ठीक है, पर्वतों के प्रतिबिंब जो झीलों पर बने रहते हैं, वो भी किसके कारण दिखाई पड़ते हैं? परावर्तन के कारण ही दिखाई पड़ते हैं। तो ये हमारा परावर्तन का एक इलस्ट्रेशन यानी उदाहरण हो गया। तो कंपोनेंट्स आप जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें हम अब अपवर्तन का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। चलिए बच्चों से फिर क्वेश्चन करेंगे, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन क्या है? तो यहां पर उत्तर में बच्चे बताएंगे कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो यहां पर बच्चों ने इसका आंसर दे दिया कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से कुछ डेविएट हो जाती है वो प्रकाश किरण। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब बच्चों ने इसका उत्तर दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम बच्चों को पहले ही जब हम अपवर्तन पढ़ा रहे होंगे तो बच्चों को बता देंगे कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है। यानी रेयरर टू डेंसर मीडियम में और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो जो लाइट रे होती है वो मतलब नॉर्मल से जो है वो दूर हट जाती है या टूवर्ड्स नॉर्मल, और उससे मतलब छिटक जाती है, उससे दूर चली जाती है। ठीक है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमने बच्चों से क्वेश्चन कर लिया अपवर्तन क्या है, बच्चों ने इसका आंसर दे दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बच्चों से एक क्वेश्चन करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण सेट करेंगे, यहां पर लिखेंगे पारदर्शी, पारदर्शी बीकर। ठीक है, बीकर जानते होंगे आप लोग, साइंस के स्टूडेंट्स हैं। पारदर्शी बीकर में पेंसिल को खड़ा करके बच्चों को
दिखाते हुए, ठीक, ये ब्रैकेट में कर दिया। एक हम ट्रांसपेरेंट एक बीकर ले लेंगे, ठीक है, तो बच्चों के सामने उसको हम रखेंगे, उसमें एक पेंसिल खड़ी कर देंगे, पेंसिल को उसमें रख देंगे, डाल देंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में होगी, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, अब हमारा क्वेश्चन हो गया, बच्चों पेंसिल, क्योंकि जब हम बीकर में डालेंगे पेंसिल को, तो पेंसिल जो है वो तिरछी दिखाई पड़ेगी बीकर में। क्यों दिखाई पड़ेगी, वही क्वेश्चन बच्चों से करेंगे। बच्चों पेंसिल अपनी स्थिति, हमने तो उसको सीधा रखा है, लेकिन जब वो पानी में है, जल में है, तो वो तिरछी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। बच्चों पेंसिल अपनी स्थिति से तिरछी क्यों दिखाई दे रही है। अच्छा, क्योंकि हम पहले उसको पढ़ा चुके होंगे कि रेयरर से डेंसर में जाती है। देखिए भाई, ये था, ठीक है, तो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल की ओर, ठीक है, बेंड हो जाती है, ठीक है, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो इसका मतलब है कि जब प्रकाश किरण झुक गई, तो पेंसिल की जो वो है, मतलब जो पेंसिल की एक्चुअल पोजीशन है, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं दिखेगी, वो भी तिरछी हो जाएगी। उसकी भी जो इमेज है वो कैसी हो जाएगी, वो तिरछी हो जाएगी, ठीक है। अगर डेंसर से रेयरर में आएगी तो भी क्या होगा कि मतलब यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये दूर हट जाएगी, तो भी वो तिरछी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चे इस चीज को पहले से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर बच्चे इस चीज को बताएंगे कि हमने बच्चों से क्वेश्चन किया है, बच्चों पेंसिल अपनी स्थिति से तिरछी क्यों दिखाई दे रही है, तो बच्चे यहाँ पर कहेंगे, उत्तर देंगे अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण, ठीक है। पूरा अनकम्प्लीट सेंटेंस में आंसर लिखेंगे कि पेंसिल अपनी स्थिति से तिरछी इसलिए दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि वहां पर वो अपवर्तन के कारण तिरछी दिखाई, पेंसिल अपवर्तन क्रिया के कारण तिरछी दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण रेयरर मीडियम यानी वायु से जल में जा रही हैं, इसलिए वो अपने मार्ग से हट गई हैं, इसलिए हमें पेंसिल की आकृति तिरछी प्रतीत हो रही है। ये हमने एक विजुअल एक्सपेरिमेंट या विजुअल इलस्ट्रेशन बच्चों को दे दिया। इसके बाद हम एक ओरल दे देंगे कि जब हम कॉइन को किसी वाटर मतलब किसी बीकर में डाल के दिखाएंगे, तो जो कॉइन होगा वो अपने जो बॉटम होगा, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, तो वो भी किसके कारण नजर आएगा, रिफ्रैक्शन के कारण। तो साइंस का भी ये स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब बायो में बस बहुत शॉर्ट में बायो को कंप्लीट करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और शॉर्ट में करेंगे। अच्छा, बायो मैथ्स में क्या है कि ज्यादा आपके पास है नहीं, आप एग्जांपल्स के थ्रू, मैथ्स के न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही बता पाएंगे, लेकिन आपके पास साइंस में और बायो में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो बायो में भी हम क्या कर लेते हैं कि बायो में भी हम सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं कि फूलों के भाग बताइए, फूलों के भाग बताइए, भाग बताइए, ठीक है। हमने बच्चों से क्वेश्चन कर लिया, उत्तर सॉरी हाँ, पुष्प के या फूल पुष्प के, ठीक है, पुष्प के भाग बताइए। तो बच्चों ने बता दिया कि पुमंग होता है, स्त्री केसर होता है और पुंग केसर होता है, ठीक है ना, वाह दल पुंज होता है, दल पुंज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बच्चे उत्तर में बता देंगे। क्लियर, पुष्प के भाग बताइए, बच्चे पुष्प के भागों के नाम बता देंगे। अब आपके पास क्या है, आप एक सरसों का पुष्प लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, ठीक है।
अब जब बच्चों ने पुष्प के नाम बताए हैं तो यहां पर आप क्या करेंगे कि सरसों के, अभी वहां पर आपने पर लिखा सजीव उदाहरण, सजीव उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाना ना, तो सजीव सरसों के पुष्प के बाह्य दल को अलग करके दिखाते हुए। क्लियर? ये ब्लैक पेन से लिखेंगे, बच्चों से पूछेंगे यह क्या है, उत्तर देंगे बच्चे यह बाह्य दल है। क्लियर? यह क्या है? यह बाह्य दल है या दलपत्र हैं, जो भी होंगे, यह बाह्य दल है। ठीक है, तो हम यहां पर हमने बच्चों से क्वेश्चन कर लिया, बच्चों ने एग्जाम्पल ये दे दिया। अब हम इसी वक्त बच्चों को बता देंगे कि बाह्य दल क्या होता है शॉर्ट में। ठीक है, अब दूसरा, फिर हम यहां पर क्या करेंगे, तीसरा, थर्ड नंबर, हम जो भी पार्ट्स हैं आपके पास, 4-5 पार्ट, जो भी आप उनको बच्चों को निकाल करके एक्चुअल में वास्तविकता में दिखा सके। हाँ, आपके पास एक चार्ट पेपर भी अगर है तो आप चार्ट पेपर से भी क्लियर कर सकते हैं, तो बच्चे चार्ट पेपर में बड़ा इमेज देख पाएंगे, लेकिन सजीव उदाहरण प्रस्तुत बड़े इमेज में दिखाइए कि बाह्य दल कैसा होता है, लेकिन उसको ओरिजिनल में भी दिखाएंगे तो वो ज्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव होगा। उसी तरीके से अब अगर आप अगला काम कर लीजिए, यहां पर पुंकेसर, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे पुंकेसर को सजीव पुष्प से अलग करके दिखाते हुए। ठीक है, यह क्या है, बच्चे बताएंगे कि ये पुंकेसर है। उत्तर यह पुंकेसर है। ठीक है, अब इस तरह से क्या करेंगे, हम बाकी जो भी पार्ट्स है कम से कम 5 से 6 पार्ट्स को इसी तरीके से कंप्लीट करते जाएंगे। तो क्या होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन में हम टीचिंग लर्निंग एड्स के थ्रू, चाहे वो जितने और एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो चाहे वो ओरल एग्जाम्पल्स हो या विजुअल एग्जाम्पल्स हो, ठीक है, या एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल्स हो, उनके थ्रू बच्चों को जो टॉपिक है उसको आसानी से समझाने के लिए हम इन सभी चीजों का या इस स्किल का यूज करेंगे। ठीक है, जिससे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव और एफिशिएंट बना रहे। तो इसमें भी हम 3, 4, 5 पॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कंपोनेंट्स वैसे ही लगेंगे। अब इसके बाद फिर जब 5 टॉपिक स्त्रीकेसर, पुंकेसर, पुमंग, जो कुछ भी आपको करना है यहाँ पर ऐसे ही पार्ट्स को निकालेंगे, दिखाएंगे। बड़े पार्ट्स में चार्ट पर दिखा देंगे, छोटे पार्ट्स को रियलिटी में, ताकि जो आपका एग्जाम्पल है वो रिलायबल लगे, सजीव लगे, ठीक है, रियल लगे। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, वही चीजें। अब यहाँ से आपका कंप्लीट नहीं होता है, फिर बताया ये आपका सिर्फ प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आपकी निरीक्षण तालिका, ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी नीचे, ठीक है, नीचे आपकी निरीक्षण तालिका बनेगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर समालोचना, ठीक है, समालोचना, ठीक है, यहां पर आपके कमेंट्स। तो इस तरीके से मैथ, साइंस और बायो के स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन आज कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन में आप एग्जाम्पल्स के थ्रू, टीचिंग लर्निंग एड्स के थ्रू या जो एक्सपेरिमेंटल टीचिंग लर्निंग एड्स हैं उनके थ्रू अपने टॉपिक को सरल भाषा में समझाने के लिए, ठीक है, इस स्किल का प्रयोग करते हैं। ये स्किल एक्सप्लेनेशन स्किल में भी इंक्लूड होती है या उसके साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।